एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 348 पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जाती है या की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं उनकी जो सुनवाई है केवल उच्चतम न्यायालय में ही हो सकती है या उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय ही करता है। ये उल्लेख अनुच्छेद 71 में। इस पर हमने चर्चा राष्ट्रपति वाले पार्ट में भी की थी। यानी उच्चतम न्यायालय ही केवल इन विवादों की सुनवाई करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की। ठीक है, अब एक अनुच्छेद और देख लेते हैं हम, अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती है। यानी अनुच्छेद 348 में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय की सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होगी। समझ गए होंगे आप। तो ये दो अनुच्छेद थे जिस पर हमने आज चर्चा की। आगे हम चलते हैं आप। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1952। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि जो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद है ये उच्चतम न्यायालय का प्रमुख वाद है। और इसमें चुनौती का आधार क्या था? तो चुनौती का जो आधार था वो ये था, पहला संविधान संशोधन। यानी इस वाद में पहले संविधान संशोधन को चुनौती देगी। क्यों देगी? क्योंकि पहले संविधान संशोधन से ये लगा कि इससे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए इसे चुनौती देगी। अब पहले संविधान संशोधन से ऐसा क्या हुआ कि इससे मूल अधिकारों का हनन माना गया? तो पहले संविधान संशोधन से तीन चीजें बनाई गई। एक तो अनुच्छेद 31A, 31B और 9वीं अनुसूची। यानी संविधान में दो अनुच्छेद नए जोड़े गए, 31A, 31B और 9वीं अनुसूची बनाई गई। ठीक है, तो 31A और 31B और 9वीं अनुसूची इनको देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची, इसमें जमींदारी उन्मूलन कानून लिखा गया। ठीक है, यानी जमींदारी का उन्मूलन किया गया। 31A, सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है।
ठीक है। और आपको पता है जमींदारी उन्मूलन कानून 9वीं सूची में डाल दिए गए। तो 31B 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही न्यायालय इसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में पहले संविधान संशोधन है, इसको चुनौती दी गई क्योंकि इससे लगा मूल अधिकारों का हनन हुआ है। शंकरी प्रसाद को ऐसा लगा, क्यों लगा? क्योंकि 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन कानून लिखा गया और 31A सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है और 31B 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, 9वीं अनुसूची पे हमने पीछे वाले पार्ट में भी बात की है। अब आपको पता है इस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारियों की श्रेणी से निकाला गया। अभी ये मूल अधिकार है। तो शंकरी प्रसाद को ऐसा लगा कि भाई ये जो कानून है भी सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है, यानी इससे क्या मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि अनुच्छेद जो 13 है मूल अधिकारों वाले भाग में, अनुच्छेद 13 खंड 2 में साफ लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी विधि को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। और यहां शंकरी प्रसाद को लगा कि भाई इस संविधान संशोधन से मूल अधिकारों का हनन हुआ है और न्यायालय ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती है उसे शून्य घोषित कर सकता है। इस आधार पर इसे क्या न्यायालय में चुनौती दी गई। अब देखते हैं न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। न्यायालय ने यह कहा कि हाँ भाई ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती है उसे शून्य घोषित कर सकता है न्यायालय। ठीक है, अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधि की श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान संशोधन विधि की श्रेणी में नहीं आता है, और जब संविधान संशोधन विधि की श्रेणी में नहीं आता है तो इसकी क्या है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो विधि मूल अधिकारों का हनन करती है उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन तो विधि है ही नहीं, और जब विधि है नहीं तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, और जब न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता तो शून्य घोषित करने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा बात इसमें कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और संशोधन क्या है, विधि नहीं है। आप समझ गए होंगे इस बात को। यानी जो शंकरी प्रसादवाद है उसमें पहले संविधान संशोधन से जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इससे लगा मूल अधिकारों का हनन है। तो शंकरी प्रसाद ने क्या है, न्यायालय की शरण ली, और न्यायालय ने निर्णय में ये कहा कि भी संविधान संशोधन है वो विधि है ही नहीं, और जब विधि नहीं है तो न्यायालय उसकी समीक्षा ही नहीं कर सकता, और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, और संशोधन विधि नहीं है।
आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। अब अगला वाद देख लेते हैं हम। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, वाद 1965। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, वाद 1965। इस वाद में किसे चुनौती दी गई? 17वें संविधान संशोधन, 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। ठीक है, निर्णय शंकरी प्रसाद, वाद की पुनरावृत्ति हुई। यानी इस वाद में भी क्या, शंकरी प्रसाद वाला निर्णय दिया गया, यानी संविधान संशोधन विधि नहीं है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और मूल अधिकार भी क्या है, संविधान का भाग है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और इसमें भी शंकरी प्रसाद वाद की पुनरावृत्ति हुई, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अगले पार्ट में हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।